हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन पर। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं विरूपक बल क्या होता है, प्रत्यास्था क्या होता है, प्रत्यास्था की सीमा क्या होती है, प्रतिबल क्या होता है और प्रतिबल के प्रकार कितने होते हैं। उसी के साथ साथ विकृति क्या होती है और विकृति के कितने प्रकार होते हैं। ये सारी चीज़ हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर कर लिया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 शुरू होगा और लेक्चर नंबर 2 में हम जो टॉपिक कवर करेंगे, आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। टॉपिक हमारा पहला है हुक का नियम, उसके बाद है प्रतिबल तथा विकृति के बीच ग्राफ। अगला टॉपिक है भंजक प्रतिबल, प्रतिबल विकृति वक्र के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, यानी प्रतिबल और विकृति के बीच में जो ग्राफ खींचता है उसके आधार पर जो वस्तु है या पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक। या दृढ़ता गुणांक का जो नाम है दूसरा वो है अपरूपण गुणांक। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा संपीड्यता और रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है, सिद्ध कीजिए। ये आज के लेक्चर में हम जितने भी टॉपिक आपको बताए हैं कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में से आपको बोर्ड के पेपर में भी और किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखिए और फिर लेक्चर नंबर 2 देखिए। शुरुआत तो शुरू से ही करनी पड़ती है ना, बीच में से यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इसलिए पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए और उसके बाद सेकंड देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हमारा पहला जो नियम है वो है हुक का नियम। कौन सा नियम है? हुक का नियम। ये किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो इसमें लिखा है रॉबर्ट हुक के अनुसार प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यदि आपने किसी वस्तु पर कोई प्रतिबल लगाया तो उस प्रतिबल लगाने के कारण जो विकृति उत्पन्न होगी वो क्या होगी? एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती। यानी जितना ज़्यादा आप प्रतिबल लगाओगे उतनी ज़्यादा विकृति उत्पन्न होगी, ये तो पता है। यानी प्रतिबल क्या होता है? विकृति के अनुक्रमानुपाती। जितना ज़्यादा आप प्रतिबल लगाओगे उतनी ज़्यादा विकृति उत्पन्न होगी। अभी जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है इसे हटाने के लिए एक नियतांक आता है, कैपिटल ई। ठीक है, ये कैपिटल ई है। कैपिटल ई को हम बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक। ये जो कैपिटल ई की गुणा में क्या लिखा है? विकृति को कहाँ पहुँचा दिया हमने? प्रतिबल के बटे में। तो क्या बन गया फॉर्मूला? ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, क्या बन गया फॉर्मूला? ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति। तो यानी जो आपका प्रत्यास्था गुणांक है या प्रत्यास्था गुणांक है तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता चलेगा प्रतिबल बटा विकृति। अब आपसे यदि पूछा जाए कि इसका मात्रक क्या होगा तो इसका मात्रक कैसे निकल लेंगे? प्रतिबल का मात्रक बटा विकृति का मात्रक। अब प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? प्रतिबल का फॉर्मूला यदि आपके याद हो तो प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, और विकृति का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई या आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। ठीक है, ये था ना, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई कहाँ चला जाएगा? ऊपर। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। ठीक है, सबसे पहले जो बल का मात्रक है वो क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा भाई? बल का मात्रक न्यूटन। और जो आपका मीटर जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इंटू लंबाई का मात्रक भी क्या होगा? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया आपका मात्रक? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी प्रत्यास्था गुणांक कोई सा भी हो, चाहे यंग प्रत्यास्था गुणांक हो, चाहे आयतन प्रत्यास्था गुणांक हो, चाहे दृढ़ता गुणांक हो, मात्रक सभी का क्या होने वाला है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और सभी की विमा भी एक ही होगी क्योंकि भाई इनका मात्रक बराबर है तो इनकी विमा भी क्या होगी? बराबर ही होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इन दोनों के बीच में प्रतिबल के और विकृति के बीच में कैसा ग्राफ आता है। इसमें क्या लिखा है देखिए, जो कुछ भी आपने ऊपर पढ़ा ये लिखा, यह निष्कर्ष हुक का नियम कहलाता है। यानी जो भी आपने ऊपर पढ़ा वो जो जितना भी आपका डिस्कस किया गया है वो सब क्या है? हुक का नियम। अब इसमें जो एक लाइन लिखी है, ये वाली लाइन खास है। इस लाइन में लिखा है लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल तथा विकृति के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यानी हम लघु विकृतियों के लिए यदि हम ग्राफ खींचते हैं प्रतिबल के और विकृति के बीच में तो हमें कैसी लाइन मिलती है? सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, अब लिखा है इस ग्राफ का ढाल उस पदार्थ के प्रत्यास्था गुणांक को व्यक्त करता है। यानी जो आपको बीच में से एक सीधी लाइन दिखाई दे रही है ये जो इसे बोलते हैं ढाल, तो किस चीज़ के बारे में बताता है ये ढाल? ये बताता है प्रत्यास्था गुणांक के बारे में।
ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, ग्राफ पेपर में आ सकता है इसका। हालांकि ग्राफ दूसरा भी होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, देखिए आपको बना के दिखा देते हैं हम। ये आपका प्रतिबल वाला, ये है आपका विकृति वाला। तो इसका ग्राफ इस तरीके का होता है, ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा इसका ग्राफ होता है। ठीक है, ये ग्राफ जो होता है विकृतियों के लिए, इसमें तो लिखा है लघु विकृतियों के लिए, वे लघु ना होकर के अति यानी थोड़ी सी ज़्यादा विकृतियों के लिए होता है। और यहाँ पर एक पॉइंट होता है आपका P, और इससे आगे एक पॉइंट होता है Q। ठीक है, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट होता है आपका पराविभव बिंदु। ठीक है, ये अभी आपको डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको तो इतना ध्यान रखना है, लघु विकृतियों के लिए जो आपका ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। और जो ढाल है ग्राफ का, ये क्या कहलाता है? प्रत्यास्था कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है विभंजन अथवा भंजक प्रतिबल। विभंजन अथवा भंजक प्रतिबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है किसी तार के लिए वह महत्तम प्रतिबल जिसे वह तार बिना टूटे सहन कर सकता है, उस तार का विभंजन या भंजक प्रतिबल कहलाता है। मान लिया आपने कोई तार लिया, और तार लेने के बाद इस तरीके से उसे लटका दिया, और उस पर आपने क्या करा, नीचे की ओर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड लटकाया, तो उस पर क्या लगेगा? नीचे की ओर फोर्स लगेगा। यदि आपने इस तार पर ज़्यादा भारी कोई वजन लटका दिया है, द्रव्यमान का कोई गुटका या टुकड़ा लटका दिया है, तो उससे क्या होगा? तार टूट सकता है। तो यानी तार बिना टूटे जितना भी अधिक से अधिक बल प्रतिबल सहन कर सकता है, ठीक है, जितना भी अधिक से अधिक प्रतिबल वो सहन कर सकता है, वही क्या कहलाता है? इसका भंजक प्रतिबल या विभंजन प्रतिबल। ठीक है, अब इससे आगे देखिए क्या लिखा है। इससे आगे लिखा है भाई, प्रतिबल विकृति वक्र के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, प्रतिबल और विकृति जो वक्र है उसके आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला लिखा है नंबर 1। नंबर 1 में लिखा है तन्य पदार्थ। ठीक है, इनको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। इसमें लिखा है वे पदार्थ जिनके प्रतिबल विकृति वक्र में प्रत्यास्था सीमा, देखिए प्रत्यास्था सीमा तथा विभंजन बिंदु के मध्य सुघट्टीय विरूपण की विशाल मात्रा होती है। ये खास शब्द है, यानी जिसमें ये सुघट्टीय विरूपण की काफ़ी अधिक मात्रा पाई जाती है, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं तन्य पदार्थ, यानी जिनको आसानी से मोड़ा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा, इन पदार्थों का उपयोग स्प्रिंग तथा पतली चादर बनाने में किया जाता है। जैसे क्या है? तांबा है, चांदी है, लोहा है, एल्यूमिनियम है। तो इन सब को आपने देखा भी होगा, आसानी से इनको मोड़ा जा सकता है। तन्य पदार्थ यानी जिनको ज़्यादा तेज़ी से पीटने पर ये टूटते नहीं हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? हमारे तन्य पदार्थ। ठीक है, और या इसकी परिभाषा यदि आप प्रतिबल और विकृति वक्र के आधार पर देखेंगे तो प्रत्यास्था की सीमा और विभंजन बिंदु के बीच में विरूपण की विशाल मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जो कहलाते हुए क्या कहलाते हैं? हमारे तन्य पदार्थ। उसके बाद जो अगला लिखा है, अगला हेडिंग है भाई, दूसरे प्रकार के पदार्थ है भंगुर पदार्थ। ठीक है, इनको बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। तो इसमें क्या लिखा है? वे पदार्थ जिनके प्रतिबल विकृति वक्र में प्रत्यास्थ सीमा तथा विभंजन बिंदु के मध्य सुघट्टीय विरूपण की अल्प मात्रा होती है। पिछले वालों में कैसी थी? विशाल मात्रा, इन वालों में कैसी? अल्प मात्रा। तो ये पदार्थ कहलाते हैं भंगुर पदार्थ। ठीक है, ये पदार्थ प्रत्यास्था की सीमा के बाद शीघ्र ही टूट जाते हैं। भंगुर पदार्थ कैसे होते हैं? जो शीघ्रता से ही टूट जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन पदार्थों से स्प्रिंग या पतली चादर नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, क्योंकि इन्हें पीटना छेदना पड़ेगा तो टूट जाएंगे, तो इसलिए इनसे पतली चादर नहीं बनाई जा सकती। एग्जाम्पल आपको जरूर ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या? इसका कांच है, कच्चा लोहा आदि, इसको बोलते हैं कास्ट आयरन। इसके बाद जो तीसरे प्रकार के पदार्थ है हमारे प्रत्यास्थालक। ठीक है, प्रत्यास्थालक इनको बोलते हैं इलास्टोमर्स। वे पदार्थ जिनका प्रतिबल विकृति वक्र प्रत्यास्थ सीमा में भी सरल रेखा न होकर वक्राकार हो, यानी इनके बीच में जो आपका ग्राफ आया था वो इस तरीके का मिला था ना, इस तरीके का, फिर इस तरीके से समझ था, यानी ये वाला ग्राफ भी कैसा हो? सीधी रेखा का न होकर इस तरीके का वक्राकार ही हो। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके प्रत्यास्थालक यानी इलास्टोमर्स कहलाते हैं। लिखा है वक्राकार होता है तथा जिनकी प्रत्यास्था सीमा विशाल होती है
तथा विभंजन बिंदु ठीक उसी सीमा पर स्थित होता है, ठीक है, प्रत्यास्थालक कहलाते हैं। और ये पदार्थ प्रत्यास्थता की सीमा भी, ये तो लिखा, ये पदार्थ प्रत्यास्थता की सीमा में भी हुक के नियम का पालन नहीं करते। यानी ये देखो खास बात है, हुक के नियम का पालन नहीं करते प्रत्यास्थता की सीमा में भी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, रबड़ है, महाधमनी का प्रत्यास्थ ऊतक। महाधमनी मतलब कौन सी होती है महाधमनी, जो इनके अंदर ब्लड प्रवाहित होता है, रुधिर प्रवाहित होता है, ठीक है, एरोटा है, ठीक है, वीन है, वीन्स है, ये सब क्या कहलाती है, महाधमनी। अगला टॉपिक देखते हैं इसमें। अगला टॉपिक है प्रत्यास्था गुणांक। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी वस्तु पर लगने वाले प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न विकृति का अनुपात उस पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कैपिटल ई को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था गुणांक। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रतिबल बटा विकृति। यानी प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, प्रत्यास्था की सीमा आपको कल पहले लेक्चर में पढ़ाया गया था। तो प्रत्यास्था की सीमा में क्या बताया था, यदि किसी वस्तु पर हम मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगा करके ऐसे हमने हटाया, तो उस वस्तु के अंदर जो प्रत्यास्था का गुण है वो जब तक प्रेजेंट रहना चाहिए, यानी उसके अंदर जो प्रत्यास्था का गुण है वो समाप्त नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा हमें बल नहीं लगाना, ठीक है। यदि हमने मैक्सिमम बल लगाया और बल लगाने के बाद भी उस वस्तु के अंदर प्रत्यास्था का गुण है, ठीक है, तो वो कहलाती है हमारी प्रत्यास्था की सीमा। तो प्रत्यास्था की सीमा में जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं प्रतिबल, तो उससे क्या होता है, विकृति उत्पन्न होती है। तो ये लिखा इसमें, किसी वस्तु पर लगने वाले बल, कौन से, प्रतिबल, तथा उसके संगत, उसके संगत का मतलब जिस प्रकार का आप बल लगाएंगे उसके संगत जो भी विकृति उत्पन्न होगी, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, प्रत्यास्था गुणांक। अब प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार है, इससे अगला हेडिंग लिखा, प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का पहला प्रकार है इनमें से यंग प्रत्यास्था गुणांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, यंग प्रत्यास्था गुणांक में प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल, शब्द ध्यान रखना है, यदि अनुदैर्ध्य प्रतिबल की जगह आप कोई और सा प्रतिबल यूज करते हैं तो परिभाषा चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि यंग प्रत्यास्था गुणांक है तो यंग प्रत्यास्था गुणांक में कौन सा प्रतिबल आएगा आपका, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो उसके संगत जो विकृति उत्पन्न होगी वो भी कौन सी होगी, अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल वाई से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात उसके पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। और इसे कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये जो गुणांक है यंग प्रत्यास्था गुणांक, ये किसकी प्रॉपर्टी है, पदार्थ की प्रकृति है, यानी पदार्थ का एक क्या है, गुण है। फॉर्मूला क्या लिखा है, यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। और अनुदैर्ध्य विकृति में क्या बताया था, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। इन दोनों का क्या करना है, अनुपात। जब हम इन दोनों का अनुपात कर देंगे तो उसमें क्या होगा, अंदर अंदर वाले की गुना और बाहर बाहर वाले की गुना हो जाएगा। तो जो एफ है, एफ के साथ क्या जाएगा, कैपिटल एल, और जो ए है, ए के साथ क्या जाएगा, डेल्टा एल। अब आपको पता होना चाहिए, जो एक तार है, यदि तार को आप खींचेंगे, उस पर एक बल लगाएंगे जिससे उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाए, यानी लंबाई बढ़ जाए या घट जाए, तो इस प्रकार के बल को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं। एक तार है, तार पे आपने एक फोर्स लगाया नीचे की दिशा में, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर, ठीक है। यदि आपने ऐसे लटका भी दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो यानी f का वैल्यू क्या होगा आपका, mg। और जैसे ही आपने एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो लंबाई में परिवर्तन जो होगा, ठीक है, वो तो आपने लिख लिया डेल्टा से। अब लंबाई में परिवर्तन के साथ साथ ये जो तार है, तार का क्या पता होना चाहिए, क्षेत्रफल। तो तार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम f की जगह f का वैल्यू रखेंगे और a की जगह a का वैल्यू पुट कर देंगे भाई। तो देखिए ये जो फॉर्मूला बना आपका, f इंटू कैपिटल L अपॉन कैपिटल डेल्टा L और इंटू a। तो f की जगह आपने क्या रख दिया, mg, ठीक है, और a की जगह आपने क्या रख दिया, पाई आर स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया y बराबर mg कैपिटल L अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा कैपिटल L। अब ये r क्या है, r है
तार की त्रिज्या। और डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल है तार की लंबाई में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला इसमें लिखा है विभिन्न ठोस पदार्थों के यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यानी अलग अलग पदार्थ के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछा जाए क्या होता है, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इनमें से जो इम्पोर्टेंट ये 4 इम्पोर्टेंट है, और इनमें से जो इम्पोर्टेंट है ये है बोन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा, एल्यूमिनियम के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का वैल्यू होता है 0.7 गुणा 10⁻11। ठीक है, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक हमने अभी आपको बताया था, प्रत्यास्थता गुणांक कोई सा भी हो, मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तांबे के लिए क्या होता है? 1.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टील के लिए क्या होगा? 2.0 इंटू 10⁻11 मीटर पर स्क्वायर। और कांच के लिए क्या होगा? 0.65 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद कंक्रीट। अभी आप सोचें कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट होता है सीमेंट का, बजरपुर का और रोड़ी का मिश्रण, यानी जिससे आरसीसी डलती है गलियों में, जिससे लेंटर डलते हैं, वो जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? कंक्रीट। तो इसका कंक्रीट का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है कितना होता है? 0.3 इंटू 10⁻11। और अस्थि यानी हड्डी यानी बोन के लिए कितना होता है? इसके वैल्यू 0.09 इंटू 10⁻11। फिर है पॉलीस्टाइरीन के लिए इसका वैल्यू कितना होता है? 0.03 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सभी के साथ आने वाला है। ठीक है, लकड़ी के लिए कितना होता है? इसका वैल्यू 0.13। ठीक है, 0.13 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इनमें से आपको ये जो 4 है शुरू के, ये ज़रूर याद रखने हैं, और एक ये बोन 6ठा नंबर ज़रूर याद रखना है। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। इससे आगे है सिद्ध कीजिए कि रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है, यानी रबड़ की अपेक्षा स्टील के अंदर अधिक प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। इसमें लिखा है माना एक रबड़ तथा एक स्टील के तार की लंबाई कैपिटल एल व त्रिज्या स्मॉल आर है, तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक रबड़ के लिए है कैपिटल वाई आर और स्टील के लिए है कैपिटल वाई एस, तथा दोनों पर समान द्रव्यमान कैपिटल एम का एक पिंड लटकाया जाता है। यानी 2 तार लिए है, एक रबड़ का तार लिया है और एक स्टील का तार लिया है। तो हमने क्या करा, जो रबड़ का तार था उस पर भी कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पिंड लटका दिया, और जो स्टील का तार था उस पर भी एक कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड लटका दिया। जो रबड़ है तो रबड़ की लंबाई में वृद्धि ज़्यादा होगी, उसे किससे लिख लिया? डेल्टा एल आर से। और जो स्टील था उसके तार में वृद्धि थोड़ी कम होगी, उसे किससे लिख लिया? डेल्टा एल एस से। और दोनों के लिए हमने क्या करा, रबड़ के लिए भी और स्टील के लिए भी यंग प्रत्यास्थता गुणांक के फॉर्मूले लिख लिए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है y बराबर mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन क्या हुई थी रबड़ के लिए? डेल्टा एल आर, तो बेस में क्या लिख दिया? डेल्टा एल आर। स्टील के लिए लंबाई में परिवर्तन क्या होता है? डेल्टा एल एस, तो इसके लिए क्या लिख दिया बेस में? डेल्टा एल एस। जो पहला था रबड़ के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक, उसे मान लिया समीकरण नंबर 1, और जो दूसरा आया था स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक, उसे मान लिया समीकरण नंबर 2। और दोनों समीकरणों क्या कर दिया? डिवाइड। समीकरण नंबर 2 बटा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 2 थी, उसमें लिखा था mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस, तो लिख दिया mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस। और यहाँ पर क्या लिखा था? mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। जरा mgl अपॉन की जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी? ऊपर, तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। mgl से mgl कैंसिल और पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच जाए? केवल डेल्टा एल आर बटा डेल्टा एल एस। तो आपका फॉर्मूला आ गया भाई, फॉर्मूला आ गया वाई एस अपॉन वाई आर बराबर डेल्टा एल आर बटा डेल्टा एल एस। ठीक है, अभी हमने बताया था जो रबड़ का तार है उसके लिए जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो ज़्यादा होगा, यानी उसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी, और जो स्टील है उसकी लंबाई कम बढ़ेगी। यानी ये लिख दिया हमने, जो डेल्टा एल आर है उसका वैल्यू ज़्यादा होगा किससे? डेल्टा एल एस से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यदि आप नीचे वैल्यू कम रखोगे और ऊपर वैल्यू ज़्यादा रखोगे तो वाई एस का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, और यदि आप इसी तरीके से वाई आर का वैल्यू निकाल लोगे तो वाई आर का वैल्यू कम होगा। इसका मतलब क्या है? वाई एस का वैल्यू ज़्यादा आया। इसका मतलब क्या है भाई? स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसके? रबड़ की यंग प्रत्यास्थता गुणांक से ज़्यादा होता है। एक बार देख लीजिए इसे किस तरीके से होगा। मान लिया जो आपकी रबड़ में जो वृद्धि आई थी डेल्टा एल एस,
सॉरी डेल्टा एल आर, तो डेल्टा एल आर का वैल्यू हमने मान लिया 6 है, ठीक है। और जो स्टील में आई थी वृद्धि एस, तो उसका वैल्यू मान लो कितना है, 2 है। अब आप इन्हें डिवाइड करके देखो भाई, इसका वैल्यू हमने क्या मानना 6 और एक का मानना हमने क्या मानना भाई 2, तो जो फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले में अब हमने क्या करा, वैल्यू रख दिया, यहाँ पर रखा आपने 6 और यहाँ पर रखा 2, तो कितना आ गया 3, और इसकी गुणा इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी वाई एस बराबर आपका आ जाएगा 3YR, ठीक है। यदि आप यहाँ से YR का वैल्यू निकाल लोगे तो YR का वैल्यू कितना होगा भाई, YR का वैल्यू होगा 1/3 YS, और ये देखो पॉइंट हमारा है YR का वैल्यू, और यहाँ पे एक पूरी संख्या आ रही है, तो यानी YS का वैल्यू ज़्यादा होगा ना YR के वैल्यू से। ये बात ही तो सिद्ध करनी थी हमें कि YR का वैल्यू छोटा होता है YS की वैल्यू से, यानी स्टील के अंदर अधिक प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है किसके मुकाबले, रबड़ के मुकाबले, ठीक है। अब अगला हमारा जो प्रत्यास्थता गुणांक है, अगला है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। तो देखो आयतन प्रत्यास्था गुणांक में क्या लिखा है, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी वस्तु में उत्पन्न अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात उसके पदार्थ का आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करा, एक हमने गोला ले लिया और उस पर चारों तरफ से क्या लगाया, दाब लगाया। तो जब हम चारों तरफ से उस पर प्रेशर लगाओगे तो उससे क्या होगा, उसका आयतन घट जाएगा, आयतन पहले से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का बल जब आप लगाते हो उसे बोलते हैं अभिलंबवत बल। आपको पढ़ाया था अभिलंब प्रति बल के अंदर पहले लेक्चर में, तो इस बल को बोलते हैं अभिलंबवत बल। और इससे क्या होता है, वॉल्यूम घटता है। जब केवल वॉल्यूम घटेगा तो उसे बोलते हैं हम आयतन विकृति, यानी आयतन में जब परिवर्तन होगा उसे बोलते हैं आयतन विकृति। और जब केवल अभिलंबवत फोर्स लगाते हैं, और अभिलंबवत फोर्स लगाने से एकांक क्षेत्रफल पर जो भी आंतरिक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है उसका नाम होता है अभिलंब प्रतिबल। यानी अभिलंब प्रतिबल का और आयतन विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। इसे किससे लिखते हैं हम, बी से। तो हमारा फॉर्मूला हो गया अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। अभिलंब प्रतिबल क्या है, दाब में अंतर, यानी दाब के बराबर ही तो होगा अभिलंब प्रतिबल, तो क्या लिख दिया डेल्टा पी। आयतन विकृति का फॉर्मूला हमने आपको बताया था डेल्टा वी अपॉन वी, और आयतन घट रहा है तो इसीलिए क्या आ जाएगा माइनस। तो यही फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, डेल्टा वी बटा वी, और इनके आगे क्या लगा दिया माइनस। जो डेल्टा वी के नीचे जो वी है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि वो बटे में है। तो फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी, और आगे माइनस यहाँ लगा दे। तो यानी हमारा आयतन प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला क्या बन गया, बी बराबर माइनस डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी। और मात्रा क्या होता है सभी अंग प्रत्यास्था गुणांकों का, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इससे आगे देखते हैं, इससे आगे इसमें कुछ धातुओं के लिए, कुछ पदार्थों के लिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक की वैल्यू लिख रखी। तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा खास है जिसके लिए पता होना चाहिए वो भी आपको बताओगे। तो देखो एल्यूमिनियम के लिए कितना लिखा है आयतन प्रत्यास्था गुणांक, 72 गुणा 10⁻9, किसके लिए है, एल्यूमिनियम के लिए। उसके बाद पित्तल के लिए कितना लिखा है, 71 गुणा 10⁻9। तांबे के लिए लिखा है 140 गुणा 10⁻9। निकेल यानी Ni के लिए लिखा है 260 गुणा 10⁻9। लोहा आयरन के लिए लिखा है 100 गुणा 10⁻9। स्टील के लिए लिखा है 160 गुणा 10⁻9। कांच के लिए लिखा है 37 गुणा 10⁻9। जल के लिए लिखा है 2.2 गुणा 10⁻9। ग्लिसरीन के लिए लिखा है 4.76 गुणा 10⁻9। पारा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए लिखा है 25 गुणा 10⁻9। कार्बन डाइसल्फाइड के लिए लिखा है 1.56 गुणा 10⁻9, ठीक है। और वायु के लिए NTP पर, NTP का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके लिए वैल्यू लिखा है 1 गुणा 10⁻5, ठीक है। तो इनमें से एक तो इम्पोर्टेंट ये है, और एक इम्पोर्टेंट है आपका पारा। इसके बाद है आपका जल, और फिर कांच, और जल कांच के बाद जो आपका इम्पोर्टेंट है तांबा है, एल्यूमिनियम है, और इसमें एक है लोहा। तो ये 4, 5, 6 है जो आपके बहुत खास है, पेपर में पूछे जाते हैं। जो सारणी आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अगला है संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है, संपीड्यता में लिखा है किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को, यानी व्युत्क्रम का मतलब बटे को, उस पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। और इसे किससे लिखते हैं, इसे लिखते हैं बीटा से। किससे लिखते हैं भाई, बीटा से प्रदर्शित करते हैं। यानी संपीड्यता क्या होती है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर। आयतन प्रत्यास्था गुणांक को किससे लिखते हैं, बी से।
तो यानी यदि आप 1 बटे में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक लिख देते हो तो वो क्या बन जाता है, संपीड्यता। तो संपीड्यता क्या होती है भाई, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम, संपीड्यता। तो फॉर्मूला क्या होगा, बीटा बराबर 1/b। तो देखो आपको पता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आपने इसे क्या कर दिया, बटे में लिख दिया तो मीटर स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा और न्यूटन कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो यानी संपीड्यता का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर बटा न्यूटन। ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा है नोट में लिखा है सबसे अधिक संपीड्यता गैसों की। जो इम्पोर्टेंट नोट है, इस तरीके से पूछा जाता है, आपको पूछ लेगा कि एक द्रव है, एक ठोस है और एक गैस है, तो इनमें से बताइए सबसे अधिक संपीड्यता किसकी होती है या सबसे कम संपीड्यता किसकी होती है। संपीड्यता का मतलब है उनके किसकी अणुओं के बीच जितना ज़्यादा गैप होगा उसके अंदर उतनी ही अधिक संपीड्यता पाई जाएगी। यानी गैस है, गैस की जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, अणु जो रहते हैं, वो एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर रहते हैं, तो इसका मतलब उन्हें ज़्यादा हम प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, संपीड्यता का गुण उनके अंदर ज़्यादा होगा। द्रवों के जो अणु रहते हैं वे एक दूसरे से दूर रहते हैं, परंतु गैसों के मुकाबला कम रहते हैं, तो ठोसों के मुकाबला ज़्यादा रहते हैं एक दूसरे के दूर। ठीक है। तो मतलब द्रव आ गए सेकेंड नंबर पे, और इसके बाद ठोस है, ठोस के तो अणु ज़्यादातर एक दूसरे से टच रहते हैं, यानी मिले हुए रहते हैं, उनके बीच में गैप बहुत ही कम होता है। तो यानी सबसे कम संपीड्यता किसके अंदर होगी, ठोस के अंदर। जिसके अणुओं के बीच जितनी ज़्यादा दूरी होगी उसके अंदर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, संपीड्यता। ठीक है। तो यही लिखा है कि सबसे अधिक संपीड्यता गैसों की तथा उससे कम किससे होते हैं, द्रवों में, एवं सबसे कम किस्म होती है ठोसों में, क्योंकि भाई उन्हें दबा नहीं सकते ना, उनके अणुओं के बीच का गैप भी बहुत कम है, तो इसलिए संपीड्यता भी कम है। इसके बाद अगला है दृढ़ता गुणांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पता नहीं कितनी बार आता है, हर साल आता है। तो दृढ़ता गुणांक या इसका दूसरा नाम है अपरूपण गुणांक। तो देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है प्रत्यास्था की सीमा के भीतर वस्तु के स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं और इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना कौन सा गुणांक की हम बात कर रहे हैं और उसमें हम कौन सा बल लेंगे और कौन सी विकृति लेंगे। यदि हम दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक की बात कर रहे हैं तो इसमें हम बल कौन सा लेते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, और विकृति कौन से लेंगे, अपरूपण प्रतिबल। यानी स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, दृढ़ता गुणांक। अब जो आपका स्पर्श रेखीय प्रतिबल होता है उसका फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, और जो आपकी अपरूपण विकृति होती है उसे किससे लिखते हैं हम, थीटा से। लिखवाया था ना, थीटा सही लिखवाया था ना, थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एच आया था फॉर्मूला। ठीक है। तो यानी आपका फॉर्मूला बन गया ईटा बराबर, ये जो ए है ये चला जाएगा बेस में भाई, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईटा बराबर एफ अपॉन हाँ थीटा ए, और मात्रक वही होगा इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद कुछ पदार्थों के जो दृढ़ता गुणांक की वैल्यू क्या होती है वो देखेंगे। तो इसमें लिखा है विभिन्न पदार्थों के दृढ़ता गुणांक, यानी कुछ पदार्थ जो होते हैं उनके लिए दृढ़ता गुणांक का वैल्यू क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, 5 ही है, इन 5 के 5 को आपको याद करना है, सारणी है, पेपर में इनमें से पूछा जाता है। तो इसमें पहला पदार्थ है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के लिए जो दृढ़ता गुणांक है उसका वैल्यू होता है 25 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है तांबा। तो तांबे के लिए होता है 42 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद है कांच, और कांच के लिए होता है 23 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद है अगला स्टील। स्टील के लिए होता है 84 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद है लास्ट लोहा। तो लोहे के लिए होता है 70 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।